राम राम टीचर्स, स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर में। हम लोग बात कर रहे हैं 9 मई 2023 के इवनिंग शिफ्ट के पेपर की। इसके 3 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चौथा पार्ट, 4th पार्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। 72 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 73 से हमें डिस्कस करना है। 73 से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 90x प्लस 126 के शून्यक या जीरोस का नेचर क्या होगा। वो बोल रहा है दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरह से वो नेचर पूछ रहा है। तो जब भी आप लोगों को यहां देखने को मिले इस तरह से, यदि आपको ये देखने को मिले तो फिर समझना है हमें कि क्या कहानी होगी। हमें देखना होगा सी के हिसाब से, इस सी के हिसाब से देखना होगा, सी के साइन के हिसाब से हमें देखना होगा। यदि सॉरी सी का साइन यदि नेगेटिव है तो जो रूट्स होंगे, वो जो मूल होंगे, वो कैसे होंगे, विपरीत चिन्ह के होंगे, अपोजिट साइन के होंगे, विपरीत चिन्ह या अपोजिट साइन, सी को ही देखकर। लेकिन यहां पर क्या है, सी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है तो सी पॉजिटिव है तो सी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, सी पॉजिटिव होगा तो यहां होगा सेम साइन, समान चिन्ह। अब समान चिन्ह कैसा होगा, समान दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। अब कहानी चलकर किस पर आ जाएगी, सी से कहानी आ जाएगी अब बी पर। बी किसके साथ में दिखता है, ये तो आप सभी लोग समझते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब कहानी पहुंच जाती है बी पर। तो यहां से हम देखेंगे अगर बी पॉजिटिव है तो मूल कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। यदि बी नेगेटिव है तो इसका मतलब होगा जो दोनों रूट आने वाले हैं वो कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। बी नेगेटिव होगा, ध्यान रखना, बी नेगेटिव होगा तो रूट पॉजिटिव हो जाएंगे, बी पॉजिटिव होगा तो रूट कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। यहां पर क्या दिख रहा है, बी हमें पॉजिटिव दिख रहा है तो दोनों रूट्स कैसे होंगे, दोनों रूट्स सेम साइन के होंगे। बी पॉजिटिव है इसलिए रूट्स कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। दोनों रूट्स कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। ये आप कहीं पर भी कॉपी करके लिख सकते हो, आपके काम आएगा। किससे देखना है, सबसे पहले सी से देखना है। अगर सी नेगेटिव है तो दोनों रूट्स कैसे होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। अगर सी पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स सेम साइन के होंगे। अब आ जाएगा बी पर, बी अगर पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे, बी अगर नेगेटिव है तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। उम्मीद है ये पिक्चर आप लोगों ने नोट कर ली होगी। ये बेसिक से है और हमें बेसिक्स पर समझने नहीं जाना, 15 से 20 मिनट अकेले इसी बात को एक्सप्लोर करने में लग जाएगा, ठीक से अगर समझाएंगे तो ये क्वेश्चन हुआ अपना कंप्लीट। आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, अगला प्रश्न बोल रहा है यदि 2x अपॉन y इज इक्वल टू 3y अपॉन 4, इसको लिख देते हैं इसे 2x अपॉन y इज इक्वल टू 3y अपॉन 4 इज इक्वल टू 4z अपॉन 3 है। तो x y z का वैल्यू पूछ रहा है, x y z का मान पूछ रहा है, x y z का मान पूछ रहा है। अब देखो x क्यूब, नीचे ऑप्शंस भी किस में दे रहा है, x में ही वो ऑप्शंस दे रहा है। तो x तो अपन को रखना ही है, x नहीं हटाना है, तो x लिख दिया हमने गुणा। अब y हटाना है तो फिर हम क्या करेंगे, ये 4 यहां भेज देंगे और 3 ये क्या लिख दिया हमने 2x अपॉन 5, ये 4 ऊपर भेज देंगे और 3 नीचे ले आएंगे। तो 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 और 3 नीचे आएगा तो 15, तो 8x बटा 15। y की जगह हमने क्या लिखा, 8x बटा
15 सभी लोग सहमत होंगे इस बात में। फिर आते हैं z, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x, और 4 नीचे आ जाएगा, 4 पंजे 20। बस अब सॉल्व कर लेते हैं, जहां जो कट रहा होगा काट कर देख लेते हैं। जैसे 4 से ये कट रहा है 5 बार, 4 से ये कट रहा है 2 बार, फिर 3 से ये कट रहा है 5 बार, और देखो कुछ कट रहा है, 3 से ये कट रहा है 2 बार, और कहीं भी कुछ नहीं कट रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 25, साथ में क्या है, x का क्यूब। और आप सभी को ये इजीली समझ में आ गया। हाँ देखो मजे की बात, आंसर क्या दे रहा है, 16/100। अब 4/25 अपन को कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिखेगा, फिर अपन को लगेगा हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। अगर हम नीचे से 25 हटाएंगे भी तो नीचे ऊपर 4 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, ऊपर 4 का नीचे करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 16/100x³। और अगर आप इससे भाग लगाते तो पॉइंट में कुछ मिलता, 0.016 मिलता, 0.016 मिलता, 25 से भाग लगाते तो 0.16 मिलता, और ये ऐसा कुछ दे भी रहा था। तो आप इसमें भी कंफ्यूज हो सकते थे, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आप लोगों को कहीं भी ध्यान रखना, आप कहीं पर भी नीचे 5 दिख रहा है या 2 दिख रहा है या 25 दिख रहा है, तो कोशिश करना नीचे 0 बना लो, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 0 कैसे बनेगा, जैसे यहाँ 25 था तो 4 का गुणा ऊपर नीचे करोगे ये 100 हो गया। अगर नीचे 5 होता तो 2 का गुणा ऊपर नीचे करते तो नीचे 10 बन जाता, और 10 से हमें भाग नहीं लगाना होता, बस हटा के 0 लगाना होता है, इसलिए वो इजी हो जाता है। तो ये कैलकुलेशन को सिंपल करने का तरीका हो जाता है। लेकिन फिलहाल हमारा आंसर आ गया 16/100x³। लोग काट के देते हैं आंसर, ये कॉम्प्लेक्स करके दे रहा है, 4 से गुणा करके दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, चल जाओ। हाँ, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 मिलीमीटर स्क्वायर है, यदि इसके फलक के विकर्ण 96 मिलीमीटर स्क्वायर है, यदि इसके फलक के विकर्ण और पिंड के विकर्ण का माप x और y है, तो x² + y² माइनस हाफ xy का मान क्या होगा। चलो देखते हैं, पहले हम सॉल्व करते हैं जो दिया है। सबसे पहले क्या दे रहा है, सरफेस एरिया क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, mm में ही दे रहा है, तो ज्यादा टेंशन नहीं है, यूनिट का कुछ भी वो नहीं कर रहा है। तो हम देखते हैं 6a² हमें कितना दे रहा है, 96, 6 से काटोगे 16 बार, a कितना आ जाएगा, 4 mm आ जाएगा, 4 मिलीमीटर आ गया a। अब a के बाद हमें क्या देखना है, a के बाद हमें देखना है यदि इसके फलक के विकर्ण, जो फेस है, फलक है, इसका विकर्ण, फेस या फलक का विकर्ण क्या होता है। जैसे ये देखो, इस बॉक्स के अंदर रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी जो लाइन होती है वो होती है डायगोनल, वो विकर्ण किसका होती है, इस क्यूब का, घन का। लेकिन यदि वो सिर्फ बात करें फलक की, फेस की, तो फलक क्या है इसका, ये जो दिख रहा है ना, ये फलक है, ये फलक है, ये सरफेस है, तो इसका जो विकर्ण होगा वो क्या होगा, ये इसका विकर्ण होगा। और इसका विकर्ण कैसे निकालोगे, ये a है, ये a है, तो ये क्या आ जाता है, ये वर्ग होता है घन में, तो ये आ जाता है a√2। और कई बार आप लोगों को ये अच्छे से हमने सिखाया है, ये विकर्ण क्या आ जाता है, ये क्या दिखेगा, इसकी भुजा क्या दिखेगी, ये दिखेगी वर्ग की तरह, जो आसपास का किनारा फलक, ये वर्ग सभी वर्ग हैं, तो इसका विकर्ण क्या होगा, a√2। वो क्या बोल रहा है, a√2 की जगह क्या लेना है, फलक के विकर्ण क्या होगा, a√2, x बराबर क्या हो जाएगा, a√2, ये फलक का विकर्ण होता है। दूसरा
और पिंड का विकर्ण, पिंड क्या है, ये बॉडी है, इस बॉडी का डायगोनल क्या होगा, इस वर्टाइसिस से या इस वर्टाइसिस से नीचे इस कोने को मिलाना, इस ऊपर वाले कोने से इस नीचे वाले कोने को मिलाना, जहां बोला जाता है इस बॉक्स में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, तो वो होती है इसका डायगोनल या बॉडी का डायगोनल। तो बॉडी का डायगोनल क्या होता है, वो होता है a√3। किससे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम, यहाँ y लिखा है √a² + a² + a², जो घनाभ में क्या हो जाती है √l² + b² + h², उसका बेसिक अभी हम नहीं बता रहे हैं। तो ये हो जाएगी a√3 और a कितना सॉल्व किया हमने 4, तो ये हो जाएगी 4√2 और ये हो जाएगा 4√3। अब हमें उम्मीद है आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो हम सीधे सीधे इसमें वैल्यू डाल देते हैं, हम कोई फॉर्मूला बनाने की कोशिश नहीं करते हैं कि a + b a - b का होल स्क्वायर बना लेते, कहीं नहीं बनाना, सीधे सीधे सॉल्व करो। x² कितना होगा, x का स्क्वायर करोगे 16 × 2, y² कितना होगा 16 × 3 माइनस 1/2 1/2, इन दोनों का इंटू लिख देते हैं 4√2 × 4√3, ये काट दोगे 2 से 8√6 और यहां कितना 32 और 48, 32 और 48 कितना हो जाता है 80 हो जाता है, 80 हो जाएगा। और कुछ स्क्वायर वगैरह, हाँ इसका स्क्वायर दे रहा था, सॉरी इस पूरे का स्क्वायर दे रहा था, तो पूरे का स्क्वायर दे रहा है, हाँ ये स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा 80 फिर माइनस 4 दूनी 8, 8 का वर्ग 64 और √6 का 6, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। तो बस घटा देते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, इसमें से 8 कॉमन ले सकते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, 8 इसमें से आ जाएगा 8 इसमें से आ जाएगा, फिर भी ये 10 बचेगा, 16 कॉमन ले लो ना, 16 यहाँ आ जाएगा, ये 5 बचेगा, 16 चौक 64, 4 का इसमें करोगे 4 छंग 24, 24 में से 5 घटाओगे 19 बचेगा, 19 का 16 में गुणा करना है, माइनस का 19 × 16, ये आ जाएगा माइनस का 304। ये 304 सीधे कैसे लिख दिया, 16 का सीधे 20 में कर दो, एक बार 16 घटा देना, तो 16 का 20 में करोगे 320, 16 घटाओगे 304 आ जाएगा, वो भी किस में माइनस में, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 304। ये ठीक ही क्वेश्चन है वैल्यू पुट करने का इसमें। अब चलते हैं हम आगे, एक और सिंपल सा क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सिंपल क्यों बोल रहे हैं अभी आप समझ जाओगे। ये क्वेश्चन हम जो YouTube पर चयन परीक्षा सीरीज चला रहे हैं उसमें होमवर्क में दिया था, हमने होमवर्क में दिया है, शायद 9वें या 10वें पार्ट के आसपास हमने होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखते हैं इसको क्या है, पहले हम देखते हैं इसको बेसिक से कैसे सॉल्व होगा, फिर हम देखेंगे 2 सेकंड या 5 सेकंड में ये कैसे हो सकता था। देखते हैं इसे, 1/x⁴ a - b। अब x⁴ a - b का मतलब क्या है, इसे लिखा जा सकता है x⁴ a × x⁴ - b, और माइनस का मतलब क्या होता है, इसे नीचे लिखा जाएगा, या इससे सीधा यही समझ लो कि अगर ऐसा लिखा होता तो हम ऐसा लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा x⁴ a/x⁴b। सीधे हम यहीं से कहानी शुरू करते हैं, 1/1 + x⁴ a/x⁴b प्लस दूसरा स्टेप 1 + x⁴b/x⁴a। इसका एलसीएम लेंगे, यहां जाएगा x⁴b और ये ऊपर चला जाएगा, जो नीचे लिखा है इसके नीचे लिखने की जगह हम ऊपर लिखेंगे इसे, ये होगा x⁴b + x⁴a प्लस ये
ऊपर चला जाएगा x टू दी पावर a और नीचे क्या बचेगा x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b। देखो नीचे x टू दी पावर a प्लस b, x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b, x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b। एलसीएम नहीं लेना, सीधे सीधे लिख देना है। सीधे सीधे क्या आ जाएगा, x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b अपॉन x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b। कैंसल आउट होके क्या आ जाएगा, 1। ये आंसर बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा 1 हमारा आंसर। अब चलते हैं हम डायरेक्ट, हम कैसे करें। a इज इक्वल टू अगर हम 0 डाल दें, b इज इक्वल टू अगर हम 1 या -1 डाल दें, कुछ भी डाल दें। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 या -1 कुछ भी डाल दें, सेम सॉल्यूशन बनेगा। 1 या -1 कुछ भी। तो a इज इक्वल टू हम 0 डालेंगे, यहां से a हट जाएगा हमारा, यहां से भी a हट जाएगा। ये वाला पार्ट क्या बचेगा, ये बचेगा 1/1 प्लस x टू दी पावर -1 की जगह क्या हो जाएगा, ये +1, ये हो जाएगा 1, क्योंकि हम a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू -1 डाल रहे हैं। तो यहां बचा 1/1 प्लस x और यहां क्या बचेगा 1/1 प्लस x इनवर्स या 1/x। 1/x यहां एलसीएम लोगे x प्लस 1 हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या दिखेगा 1/1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x। वही कहानी फिर से आ गई, ऐसी ही कहानी, जोड़ोगे, जोड़ना ही पड़ेगा, सीधे ऊपर आ जाएगा 1 प्लस x, नीचे पहले से 1 प्लस x, आंसर मिलेगा 1। तो a और b पावर नहीं लिखना है तो उनको रिप्लेस करके उनकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमने दोनों तरीके से देख लिया और मानते हैं हम आपको समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो विकर्ण के अकॉर्डिंग अगर क्षेत्रफल देखा जाता है तो विकर्ण के अकॉर्डिंग सीधे हम देखें क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण से आ जाता है d²/2। अगर ये रिलेशन आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसका भी विकल्प हम बताते हैं अभी। ये कितना होगा d²/2, d²/2। अब दूसरा इसे सॉल्व करेंगे, d² कितना, d² 15 का वर्ग कितना 225, ये 225 नीचे 225 का आधा 100 का 200 का आधा 100, 25 का आधा 12.5, तो 100 और 12.5 112.5, ये हमारा आंसर बन जाएगा 112.5। अब यदि ये नहीं पता है तो थोड़ी देर पहले ही समझाया है हमने, यदि ये a है, ये a है तो यहां क्या मिलता है √2 से गुणा करके, वापस अगर आना है तो क्या करना पड़ेगा √2 से भाग, तो सीधे a बराबर क्या हो जाएगा 15/√2। क्षेत्रफल निकालना है a², 15 225/2, तो भी आ जाएगा 112.5। अभी समझाया था बॉक्स लेकर, डायगोनल क्या होता है भुजा का √2 गुना, तो वापस भुजा पर आना है √2 से भाग लगा देंगे। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या चाहता है हमसे, एक गेम कार्ड 100 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर है, गुना मतलब ये है 100 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी बाउंड्री कितनी है। इसको हम बना देते हैं यूं, ये बना दिया, ये है 100
और ये दिखेगा हमें कितना 50, ये 50, 100 और 50, तो कितना आ जाएगा सभी को पता है बहुत अच्छे से 2 ऑफ 100 प्लस 50, 150 का 2 गुना कितना हो जाएगा 300। अब ये मत बोलना सर आपके दिमाग में यही वाला कैसे बना, वैसे तो ये रेक्टेंगल को ही बताता है और कार्ड जनरली क्या कार्ड सामान्यतः कैसे ही होते हैं, रेक्टेंगल के फॉर्म में, आयत के रूप में ही होते हैं, इसलिए हमें इसे आयत ही कंसीडर करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमें नहीं रुकना चाहिए, इसलिए हम उसमें रुक भी नहीं रहे हैं। वो बोल रहा है 9y² में से ये एक एक्सप्रेशन है, में से इस एक्सप्रेशन को घटाएं क्या मिलेगा, घटा देते हैं, एक एक करके घटाते हैं। 9y² में से यहां कुछ है 3y² है, वो भी माइनस का है, तो इसे घटाएंगे मतलब इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस की जगह ये हो जाएगा प्लस, तो 9y और 3y² कितना हो जाएगा 12y² हो जाएगा, 12y²। फिर अगला माइनस का 3x² और माइनस का 2x² कितना हो जाएगा माइनस का 5x², माइनस का 5x²। फिर उसके बाद माइनस का 4x, माइनस का 4x है और माइनस का 12x है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 16x। फिर यहां 3y, ये माइनस के 7y करेंगे तो प्लस के 7y हो जाएंगे, 7 और 3 क्या हो जाएगा प्लस का 10y, 10y। इजी था क्वेश्चन, हो गया ये अपना। 12y² माइनस 5x और माइनस 16x प्लस 10y, ऑप्शन नंबर ए। जहां हमें पूछना होगा, समझाया होगा, वहां पर हम पूछ लेंगे। वो बोल रहा है निम्नलिखित में से -6xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। इसमें संख्या के रूप में गुणा में क्या लिखा हुआ है। अब संख्याओं में आप तमाम संख्याएं पढ़ते हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। जब पूर्णांक आप पढ़ते हैं तो पूर्णांक 3 टाइप के पढ़ते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। जब आप यहां देखेंगे तो यहां क्या दिख रहा है माइनस का 6 दिख रहा है, मतलब एक संख्या में से क्या उठाया, इंटीजर क्या उठाया, माइनस का 6 उठाया है, तो ये हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा माइनस का 6। ये -6 हमारा आंसर होगा, यही हमें दे रहा है ऑप्शन नंबर बी -6। फिर से टाइम पास वाला क्वेश्चन दे दिया उसने। वो बोल रहा है हमसे x⁻6 - 6x + 24 का वैल्यू कितना होगा जब x की जगह पर -2 लिखा जाएगा। तो x की जगह पर -2 डाल देते हैं, -2 की पावर डालना है हमें 6 -6 × -2, फिर उसके बाद प्लस का 24, 2 की घात 6, 2 4, फिर 8 16 32 64, 2 की घात 6 कितना होता है 64, वो भी किसका बनेगा प्लस का बनेगा 64। फिर ये हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12, 64 और 12 76, और पहले से 24, 76 और 24 कितना हो जाएगा पूरा 100। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर हो जाएगा 100। चलें आगे। एज का क्वेश्चन आ गया, वापस आ गया ये एज पर, और बड़ा है नहीं। एक माँ और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है। मदर प्लस डॉटर वो कितना बोल रहा है, मदर प्लस डॉटर बोल रहा है वो 100 साल। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1
1 था। 10 वर्ष बाद माँ और पुत्री की आयु का अनुपात पूछ रहा है। 5 साल पहले कितना था? 2:1 था। तो 5 साल पहले एज कितनी थी? 2x और x थी। तो आज कितनी हो जाएगी? 5 बढ़ जाएगी। तो 5 बढ़ा देते हैं दोनों में, तो ये 3x तो थी और दोनों की 5 और बढ़ा दी। कितनी हो गई वर्तमान? 100। तो ये 10 वहां जाके घटेगा, 90 बचेगा। 90 में भाग लगाएंगे 3 से, तो क्या बचेगा? 30। तो x बराबर क्या आ गया? 30। मतलब 5 साल पहले बेटी थी 30 की और माँ थी 5 साल पहले 60 की। तो वर्तमान माँ है 65 और बेटी है 35। जिस हिसाब से योग करके 100 दिया है, वो 10 साल बाद अनुपात पूछ रहा है। वो 75 और 45 का अनुपात पूछ रहा है 10 साल बाद। तो 15 से काटेंगे, ये 5 बार कट जाएगा, ये 3 बार। तो रेशियो क्या बन जाएगा? 5:3, 5:3, 5:3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई संदेह नहीं? संदेह तो आपको यूं भी नहीं होता। चलिए चलते हैं। एडवांस का क्वेश्चन दे दिया है एक, कहीं पर फॉन्ट कुछ, कहीं पर फॉन्ट कुछ, साइज। ठीक है, अगला प्रश्न तो पूरा ही इसमें घुस गया है। एक समांतर चतुर्भुज जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50.25, 70.63 है सेंटीमीटर है, को 65.62 और 93.43 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई के समांतर चतुर्भुज के अंदर प्रविष्ट किया जाता है, उनके परिमापों का अंतर क्या होगा? सीधे सीधे बाउंड्री का डिफरेंस वो पूछ रहा है। अंदर लिखो या बाहर लिखो, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना है। तो लंबाई परिमाप का अंतर कैसे बोल रहा है? क्या बोल रहा है? करते हैं तो उनके परिमापों का अंतर बताना है। तो परिमापों का अंतर आप कैसे निकालते हो? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहां क्या लिखोगे? 2 इंटू L1 प्लस B1 और डिफरेंस निकालना है, बाद वाला बड़ा है। तो ठीक है, इसको अपन पहले ही 2 दे देते हैं। -2 इंटू L1 प्लस B1, ऐसा करना है हमें। घटाते हैं। अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया हमने, अब घटाना है हमें 93.43 और 75.62 में से घटाना है 50.25 और 70.63। घटाते हैं। पहले 93 में से 50 घटाया तो कितना बचेगा? 93 में से 50 घटाओगे बचेगा 43, 43, 43 में से 25 घटाओगे बचेगा 18। फिर अब ये 62 और 63 है, तो यहां हम क्या कर लें? इस 75 को 74 कर लेते हैं, एक यहां भेज देते हैं, ये 162 हो जाएगा। तो 162 में से 99 घटाओगे तो कितना बचेगा? सॉरी, 62 में से 63, 162 में से 63 घटाओगे तो ये बचेगा 99। अब ये कितना है? 74 में से 70 घटाओगे कितना बचेगा? 4। अब जोड़ना है वापस, तो 0.01 हम यहां डाल देते हैं, ये पूरा 100 हो जाएगा, ये 17 बचेगा। 100 होने का मतलब है एक वापस यहां आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 और 43, 5 और 43 कितना हो जाएगा? 43 और 5 48.17। डबल करना है, डबल कर दो 96.34। 17 का 2 गुना 34, 96.34, 96.34। ये आपको कैलकुलेशन सहित बता दिया। हालांकि बोला जा सकता था कि आप कर लेना,
पर हो भी जाता, आप कर सकते थे, लेकिन बता दिया कि सिंपल कैलकुलेशन को किस तरह से हमें देखना चाहिए। अब ये बताना है निम्नलिखित में से ये ऐसा है तो निम्न में से कौन सा सही है। अब ये ऐसा क्या दे रहा है, इसमें से क्या हमें लेना है वो देखना है। हाँ, आंसर तो आपने देख ही लिया है, बस फॉर्मेलिटी के लिए हम छिपा रहे हैं, शर्म के लिए हम छिपा रहे हैं। अब इसे सॉल्व करने जाओगे, इसे हम देखें क्या लिखा है। ये देखते हैं हम, 3 7 21 x 3 चौक 12 प्लस में 4 पंजे 20 और फिर माइनस का 24 x बराबर 3x माइनस 4। ये ऐसा लिखा हुआ है। 21 24 में से 21 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 माइनस का 3x यहां जाएगा, कितना हो जाएगा 6x, ये माइनस का 4 यहां आ जाएगा। यहां पहले से क्या है, 20 में से घटाया हमने 12 तो बचेगा 8, ये 4 और आके जुड़ जाएगा क्योंकि उधर माइनस का है, इस तरफ आके प्लस का, तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा 2। x का मान हमें 2 मिला, x का वैल्यू 2 मिला हमें। अब x की वैल्यू 2 हम इनमें डाल के देखते हैं, जो सेटिस्फाई कर जाएगा, 0 आ जाएगा, वो अपना ठीक हो जाएगा। ये 3 दूनी 6, 3 में से 3 गया, क्या बचा, अच्छा 2 है, 2 में से 3 गया, क्या बचा -1, और बाहर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 6 और प्लस के 6, 0 होता है, बिल्कुल सही है। अगला 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 5, और 2 दूनी 4, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, बिल्कुल सही है। फिर 2 की घात 2 मतलब 4, 4 माइनस का 10, 4 और 1 जोड़ लिया अपन ने 5, 5 में से 10 घटाएंगे 0 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो उम्मीद है ए और बी अपना सही आ गया। अब हम चल सकते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, जो कह रहा है वो सुनते हैं, क्या कहना चाहता है ये। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यही बताना है, तो समझा देते हैं हम। ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग सदैव धनात्मक होता है, वो बोल रहा है कौन सा कथन सही है। -2 अभी डिस्कस किया था, इंटीजर पूर्णांक, -2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 4, -5 का स्क्वायर प्लस का 25, -3 का स्क्वायर प्लस का 9। तो पहला स्टेटमेंट तो जो बोल रहा है वो एकदम ठीक बोल रहा है। अगला स्टेटमेंट, 4 विषम संख्याओं का योगफल हमेशा विषम होगा, कतई नहीं होगा। 4 विषम संख्याएं, 4 विषम संख्याएं ले हम, 3 5 7 और 9, ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 16, इन्हें जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 24। हमेशा ही ऐसा होगा, 2 विषम को जोड़ोगे सम आएगा और 2 विषम को जोड़ोगे सम आएगा, तो 2 सम संख्याओं का तो योग हमेशा सम होगा। तो ये पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही बुरा गलत स्टेटमेंट दिया है, लेवल भी नहीं दिया है। 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक विषम संख्या आता है, ये कैसे बोल दिया, थोड़ी सी चालाकी से ठीक बोला है इसने। 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम आता है। अब बताओ 2 और 3 अभाज्य संख्याएं, इनका गुणनफल कितना आ रहा है 6, 2 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं, गुणनफल कितना आ रहा है 10। ये 2 के चक्कर में ये स्टेटमेंट पूछा है। जनरली हम भूल जाते हैं कि 2 एक विषम सम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में शामिल होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या बोल रहा है, गलत, चूंकि उसने हमेशा लगा दिया तो वैसा नहीं है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 10 के केवल 2 गुणनखंड है, वो बोल रहा है 10 को अगर गुणा के रूप में लिखोगे ना तो सिर्फ 2 संख्याओं का गुणा लिखा जा सकता है। कैसे, 10 को सिर्फ लिखा जा सकता है 2 गुणा 5। आपका माथा ठनक गया होगा, आप बोल रहे होगे सर 1 गुणा 10 भी तो लिखते हैं। तो 10 के फैक्टर कितने आ गए,
1 2 5 और 10, 4 गुणनखंड होंगे 10 के। गुणनखंड का मतलब ही होता है गुणा के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। उम्मीद है अब आप इस पिक्चर से बिल्कुल क्लियर हैं, आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई है। तो फिर चल देते हैं हम आगे। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके ही पेपर में, इससे पहले भी ये बहुपद का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक्स अक्ष पर अगर ये 3 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है, पहले तो एक्स अक्ष पर अगर कोई भी जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो हम समझाएंगे एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। कोई भी एक्सप्रेशन अगर एक्स जो रेखा होती है, एक्स अक्ष जो होती है उससे अगर काटती है तो उसे कहा जाता है सॉल्यूशन, उसे कहा जाता है हल। तो अगर कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार यदि काट रहा है, ये एक्स एक पॉइंट पर काट दिया, ये बहुत ट्रेडिशनल ना बना के अपन कुछ इस तरीके से बना देते हैं, इसे यू बना दिया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। और ऐसा जो ग्राफ बनता है ना वो घन समीकरण का बनता है। उसका सीधे ही मतलब होता है, जो द्विघात समीकरण होता है, 2 घात का मतलब 2 हल, चाहे वो समान ही क्यों ना हो, चाहे वो इमेजिनरी क्यों ना हो। 1 घात मतलब x का एक मान, जहां पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। और त्रिघात का मतलब x के 3 ऐसे मान जहां वो जो दिया है एक्सप्रेशन वो 0 हो जाएगा। तो यहां पर एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। यहां x की वैल्यू मान लो 2 डाल दी हमने, इधर ग्राफ टच कर रहा होता है x एक्सिस तो माइनस आ जाती वैल्यू, तो यहाँ वैल्यू क्या हो रही है, पूरी एक्सप्रेशन की 0 हो रही है। तो ये होगा एक 3 घात का समीकरण। शून्यक होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। अगर समीकरण वो पूछता तो हम बोल देते त्रिघात समीकरण होते हैं। या ये शून्यक का मतलब ही ये होता है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, 0 हो रही है। ये y है, ये y अक्ष है। जनरली लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस या माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8। इस तरह से इक्वेशन को लिखा जाता है। तो x के किसी मान पर y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। जिस मान पर 0 होता है उसे कहा जाता है शून्य, क्योंकि ये क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। तो यहां होता है y इज इक्वल टू 0 और x का मान जो भी आ रहा है वो क्या होता है, शून्य होता है। अब अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे, एक वर्ग का परिमाप 220 सेंटीमीटर है, मतलब चारों भुजाएं जोड़ के 20 सेंटीमीटर है। तो अगर चारों भुजाएं जोड़ के 20 सेंटीमीटर है, 220 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। और वो यही जानना चाहता है प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी। अब वो पूछा है, हम क्या कर दें, 55 सेंटीमीटर, ये 55 सेंटीमीटर। हम सही में टेस्ट में भी ना दें ऐसे क्वेश्चन, और एक भी क्वेश्चन हमने दिया नहीं है टेस्ट में ऐसा कि कुछ भी उठा के कुछ भी दे दो। अब वो तो निपटा है आप लोगों का पेपर भी, आप हमने नाम चेंज कर दिया ESB। अब शायद दूसरा कोई नाम आने वाला होगा जल्दी, क्योंकि घोटाले नहीं रुक रहे हैं, कर्मकांड नहीं रुक रहे हैं नाम बदलने के बाद भी। यदि 2 छात्रों की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 6 साल पहले अनुपात 3:5 था, ठीक है। तो अभी वो अनुपात कितना दे रहा है, अभी वो अनुपात बोल रहा है 2:3 और पहले कितना था, 3:5। देखो अंतर अभी कितना है, 1, और पहले कितना हिस्सा है, 2। ऐसा तो नहीं हो सकता, अंतर हमेशा बराबर रहता है। तो बराबर करते हैं, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां भी 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4:6 और ये हो जाएगा 3:5। ये वर्तमान है, ये पहले था 6 साल पहले। ये कितना कम आ रहा है, 1 कम, जबकि साल कितने हैं, 6
7। तो 6 वर्ष बाद, तो अपन वर्तमान निकाल लेते हैं, ये अपना वर्तमान है। तो ए की एज कितनी आ जाएगी 4, कितना हो जाएगा 24, और बी का कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा 36। 6 साल बाद ये हो जाएगा 30, और 6 साल बाद ये हो जाएगा 42। क्या बोल रहा है, अनुपात निकालना है 30 और 42 का। 30 अनुपाते 42, 30:42। किससे कटेगा, 6 से कटेगा ये 5 बार, और ये कटेगा कितनी बार 7 बार। 5:7, 5:7। और वैसे भी हमें पता चलेगा, वैसे भी देखो यहां से पता चलेगा 6 साल में कितने यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। ये 6 साल पहले की कहानी है, 3 और 5। 6 साल बढ़े तो 3 से हो गया 4, 5 से हो गया 6, 6 साल और बढ़ेंगे तो 4 से हो जाएगा 5, और 6 से हो जाएगा 7, इसलिए अनुपात आ जाएगा 5:7। आप लोगों की तसल्ली के लिए हमने समझा दिया है यहाँ पर। और अगर कहीं पर भी ऐसा होता है तो आप इसे चाहें वर्ड्स के फॉर्म में लिख सकते हैं कि हर 6 साल में 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो फाइनली आंसर मिल जाएगा 5:7। कि कभी ऐसा होगा, आप पलट कर देखोगे सॉल्यूशन तो आपको दिखेगा, जिससे आप कहीं पर इसे यूज कर पाओगे। आज के आज ही ये बात दफन नहीं हो जाएगी हमारे तुम्हारे बीच की। अब चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है, निम्नलिखित में से 26 घात का बहुपद, जितनी भी घात का बहुपद वो बोलता है उसका सीधा कहने का मतलब होता है कि आप ये बताओ इसमें अधिकतम घात कितनी है। तो यहां पर अधिकतम घात कितनी आ जाएगी 26, कौन से इक्वेशन में, सेकंड, x⁻26। ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, ये बड़ा सा ठीक 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 लग रहा है ये। लेट्स सी, देखते हैं क्या है इसमें। वो बोल रहा है, प्रारंभ में एक छड़ AB समतल सतह MN पर झुकी, AB समतल सतह, प्रारंभ में एक छड़ AB समतल सतह MN पर झुकी हुई है। तो जो समतल सतह है वो कौन सी है, MN। ये MN, ये समतल सतह है, सीधी रखी हुई सरफेस है। इस पर कौन झुका हुआ है, इस पर झुका हुआ है AB। तो AB झुका हुआ है इस पर, ये झुका दिया AB। फिर उसके बाद बोल रहा है MN सतह पर 29 डिग्री का कोण बना रहा है, और ठीक से झुका देते हैं अपन, यूं झुका देते हैं। ये बना रहा है कितना 29 डिग्री का कोण, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है एक अन्य छड़ CD समान सतह पर झुकी हुई है जो N पर सतह के साथ 53 डिग्री का कोण बनाती है। ये M पॉइंट और ये N। एक और सतह कौन सी है, CD है, जो इस पर झुकी हुई है वो कितना एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है N पॉइंट पर 53 डिग्री, ये बना रही है। यदि छड़ के सिरे को जो दूर है पृष्ठ O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ये त्रिभुज बनता है, ठीक है। वो बोल रहा है इनको अगर आगे बढ़ा दें तो ये कहीं O पॉइंट पर जाके मिल जाते हैं, ठीक है। मिलवा दिए, ये मिलवा दिए इनको ले जाके आगे, ये मिल गए कहां जाके, ये O पर जाके मिल गए, और ऐसे मिले कि ये ट्राइंगल बन गया, बना दिया हमने ट्राइंगल। अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है। अब वो बोल रहा है तो एंगल O बताना है हमें, यहां बना कोण बताना है, यहां बना एंगल हमें बताना है। अब बताओ क्या बचा इस क्वेश्चन में, 180 में से 53 और 29, 30 जोड़ दो 83, और 1 घटा दो 82। हाँ 82 हो गया, 82 हो गया, तो शेष कितना बचा, 180 में से 82 अलॉट कर चुके हैं, दे चुके हैं। 80 घटाया 100, 2 और घटाया बचा 98 डिग्री, 98 डिग्री। तो ये 98 डिग्री यहां बचेगा, ये आंसर।
ये तो बात हो गई खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इतना सारा सॉल्व किया, कुछ भी नहीं निकला। ये ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों से पता नहीं क्यों बार बार पूछा कि आपको घड़ी देखनी नहीं आती, एग्जामिनर को ऐसा लगता है ये बहुत मुश्किल काम है। वो बोल रहा है राहुल 8 मार्च को चला, दिन में 12:20 पर चला वो, और 10 मार्च को रात को 11:30 बजे वो पहुंच गया। अब हमारा काम जो होता है ना, 8 मार्च से वो चला कब तक, 8 मार्च से वो 10 मार्च तक चल रहा है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर पहुंच जाएंगे जब उसे हम पहुंचा रहे। तो या तो हम डेट से स्टार्ट कर सकते हैं या हम सेम टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं। हम दोनों अप्रोच को समझाते हैं। जैसे यहां हमने डेट से स्टार्ट किया, ये हम डेट से स्टार्ट करते हैं, ये डेट से स्टार्ट किया, हम डेट स्विच करते हैं, एक दिन से अगली डेट पर हम पहुंचे, कितने घंटे लगेंगे हमें, 24 घंटे, और आ जाएगा 9 मार्च। फिर 24 घंटे लगेंगे, 9 मार्च से 10 मार्च आ गया, लेकिन टाइम चेंज नहीं होगा। अभी टाइम कितना बज रहा है, अभी भी 10 मार्च को कितना, 12:20 PM हो रहा है। अब हमें कहां पहुंचना है, 10 मार्च को रात को 11:30 बजे। अब रात को 11:30 बजे पहुंचना है, तो हमने अगर इसमें 23:30 पे पहुंचना है, तो अगर 10 बढ़ाएंगे, 10 घंटे बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 11 घंटे बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 10 मिनट और बढ़ाने पड़ेंगे, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 11 घंटे 10 मिनट और बढ़ाना पड़ेगा। ये क्या अप्रोच हो जाएगा, ये 0, ये 1, 4 और 4 8 और 1 9, फिर हो जाएगा 2 और 2 4 और 1 5, 59 आवर 10 मिनट, 59 आवर 10 मिनट। ये अपना आंसर बन जाएगा। दूसरा क्या अप्रोच होगा, दूसरा अप्रोच होगा कि हमें टाइम ये दे रहा है, इस टाइम पर हम सीधे पहुंचने की कोशिश करते हैं, सिर्फ टाइम को देखते हैं। तो टाइम के हिसाब से हमें कितना लगेगा, 11 घंटे 10 मिनट। अब आप डेट स्विच करते जाओ, कोई भी टेंशन ज्यादा इसमें नहीं होगा, वैसा कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों अप्रोच से आप सॉल्व कर सकते थे। ये हुई कहानी टाइम की। हाँ, वो बोल रहा है वह अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 12√3 सेंटीमीटर के परिमाप के त्रिभुज में संलग्न किया जा सकता है, मतलब वैसा बनाया जा सकता है। अब देखो, कभी भी वो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर पर जाएगा, कभी भी जाएगा स्ट्रक्चर पे, मैक्सिमम क्षेत्रफल, अधिकतम क्षेत्रफल, अधिकतम क्षेत्रफल का बोलेगा ना, तो अधिकतम क्षेत्रफल पे आप हमेशा किस पर जाना, आप जाना रेगुलर स्ट्रक्चर पर, रेगुलर स्ट्रक्चर, सममित संरचना पर। अब ये सममित संरचना क्या होती है, सममित संरचना ऐसी जिसमें भुजाएं और जो कोण हैं वो सभी बराबर हैं, जिसे हम इवन डायग्राम कहते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, वर्ग, ठीक, और सम षटभुज आ जाता है, सम पंचभुज, सम अष्टभुज, सम संरचना पर हम जाते हैं, इवन स्ट्रक्चर पर हम जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, त्रिभुज है तो सम में अगर हमें जाना होगा तो समबाहु त्रिभुज हो जाता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, 3a, और ये कितना दे रहा है, 12√3। ये मैक्सिमम उसकी बात कर रहा है, अधिकतम क्षेत्रफल की। और अगर समान परिमाप में अधिकतम क्षेत्रफल पूछना है आपको, हम कई बार बता चुके हैं लेकिन फिर भी हम रिपीट करते हैं, अगर सेम पेरीमीटर में मैक्सिमम एरिया हमें चाहिए तो वो मिलता है वृत्त में, सर्कल में। ये हो जाएगा 4√3, 4√3, a इज इक्वल टू आ गया 4√3। अब क्या जानना चाहता है, क्षेत्रफल जानना चाहता है। क्षेत्रफल होता है √3/4 a², √3/4 a², √3/4 एज इट इज लिख दो, a² की जगह 16 और 3, 4 से ये काट दोगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 और
√3, 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी समझा दिया हमने आपको, इजीली समझा दिया। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, सफिशिएंट हो जाएगा इस पार्ट के लिए। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और इसका आधार इसकी समान भुजा का 4/3 गुना है। बहुत ठीक क्वेश्चन दिया है समझाने के लिए, तो जो हमें समझाना है वो हम समझा देते हैं। देखो ध्यान से सुनना, हमें पता है आप कर सकते हो, लेकिन जो सीखना है वो सीख लो, सीखो। वो क्या बोल रहा है, इसका आधार, इंफॉर्मेशन किसकी दे रहा है, आधार की। ये इंफॉर्मेशन है, ये जानकारी है, इंफॉर्मेशन किससे तुलना, इसकी समान भुजा का। तो तुलना किससे कर रहा है, समान भुजा से इससे कर रहा है कंपैरिजन, तुलना। और जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा कहाँ लिखा होता है, नीचे लिखा होता है। इसको अपने दिमाग में डालो या घर पे कहीं तख्ती बना के टांग दो। जिससे तुलना की जाती है वो नीचे लिखा होता है, जिसके बारे में बताया जाता है वो हमेशा ऊपर लिखा होता है। तो वो क्या बोल रहा है, इसका आधार इसकी समान भुजा, समान भुजा कितनी है 3, तो कहीं भी चिपका दो समान भुजा, ये 3 और आधार कितना, इंफॉर्मेशन किसकी दे रहा है, आधार की इंफॉर्मेशन दे रहा है। आधार कितना हो जाएगा 4 और समान भुजाएं हो जाएंगी 3 और 3, परिमाप कितना है 100, 3 और 3 6 और 4 10, 10 को बोल रहा है 100, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 10 होगा 100, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 1 यूनिट 10 सेंटीमीटर। क्या जानना चाहता है, इसके आधार की लंबाई जानना चाहता है, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये भी समझा दिया हमने आपको, सारे क्वेश्चन समझा दिए, आज के सारे समझा दिए। तो आज हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में फिर हम मिलेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हम बता देते हैं हमने कहाँ तक समझा दिया है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 93 तक आप लोगों को समझा दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 94 से, और जल्दी ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, राम राम सभी को, थैंक यू।